नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। थोड़ी देर में स्वदेश पहुंचेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। अटारी वाघा सीमा के रास्ते होगी अभिनंदन की वापसी। देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी भारतीयों को है अभिनंदन पर गर्व। कन्याकुमारी में जनसभा में बोले, उड़ी और पुलवामा आतंकी हमले के बाद दुनिया ने देखी हमारे जवानों की ताकत। तमिलनाडु में अनेक सड़क और रेल परियोजनाओं का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। मेंढर और कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। किसी धर्म के नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है लड़ाई। मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संबोधन। कहा, आतंकवाद का बढ़ता दायरा दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आतंकियों की फंडिंग पर लगे लगाम। तय समय पर ही होंगे लोकसभा चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। कहा, सभी 1,63,331 पोलिंग बूथों पर होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। आम चुनाव में पहली बार सी विजिल होगा मोबाइल ऐप का उपयोग। दो दिन तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की आज वतन वापसी हो रही है। अटारी बॉर्डर पर उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। तमाम तैयारियां उसके लिए की गई हैं। अभिनंदन को लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भी वाघा सीमा पर मौजूद है। भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीमा पर उनकी आगवानी करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो सभी वहां मौजूद हैं। अभिनंदन की स्वदेश वापसी पर उनके स्वागत के लिए लोग सुबह से ही अटारी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं और भारत लौटने पर लोगों ने हाथ में तिरंगा लिए और नारे लगा रहे हैं। दरअसल बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को 27 फरवरी यानी बुधवार को भारतीय सीमा में हमला करने जब आए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा से खदेड़ दिया था और वायुसेना की इस टीम में अभिनंदन वर्तमान भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान उनका मिग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और अभिनंदन पैराशूट से उतरते वक्त पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दुश्मन की कस्टडी में होने के बावजूद भी विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस साहस और जज्बे को दिखाया, उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। और सुबह से ही इंतजार हो रहा है अभिनंदन का। देश आज अभिनंदन करने को तैयार है अपने जाबाज सिपाही का। और इस वक्त शाम ढल चुकी है, लेकिन आप सीधे तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से, वो आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जो उत्सुकता है लोगों के अंदर, जो गर्मजोशी है उनके स्वागत के लिए, उसमें ज़रा भी कमी नहीं आई है। सुबह से ही लोग वहां मौजूद हैं, हाथ में तिरंगे लिए हुए, भारत माता की जय नारे लगाते हुए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, साथ ही अपने जाबाज सिपाहियों को एक सलामी देने के लिए जब अभिनंदन सीमा को पार करके अपने स्वदेश, अपनी ज़मीं पर पहुंचेंगे, उस पल को अपनी नज़रों में कैद करने के लिए सुबह से ही लोग वहां मौजूद हैं।
और ख़ास तैयारी की गई है उनके आमद की। वो जैसे ही पहुंचेंगे स्वागत किया जाएगा उनका, और जो कार्यक्रम है वो आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो देश की जनता उनका इंतजार कर रही है वो तस्वीर बेहद अहम है। आप देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, लेकिन बड़े ही इत्मीनान से अब लोग और भी इत्मीनान में आ गए हैं, क्योंकि किसी भी पल अब वो पहुंच जाएंगे। शाम के वक्त की बात कही गई थी कि पाकिस्तान उन्हें भारत को सौंपेगा और सीमा पर सभी तैयारियां उसके लिए कर ली गई हैं। आज जो नज़ारा था बॉर्डर का सुबह, वो देखने लायक था। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह की उत्सुकता लोगों के अंदर थी, और अभी भी वही हालात हैं। लोग बहुत ही तसल्ली से इंतज़ार कर रहे हैं अभिनंदन के आने का। विंग कमांडर अभिनंदन किस वक्त पहुंचेंगे और अपनी सरजमी पे उनके पैर पड़ेंगे और इस ज़मीन को वो छुएंगे, वो पल बेहद ख़ास होगा। और इसे देखने के लिए वहाँ पर जमावड़ा लगा है लोगों का आज सुबह से ही। और सबसे ख़ास बात कि आज पूरे देश को एक सूत्र में अभिनंदन ने जिस तरह से बांधा है, जो हमारी एकता और अखंडता है उसे महसूस किया सभी लोगों ने, क्योंकि सभी एक सुर में सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे थे कि हमारा जो असली हीरो है, जो रियल हीरो है, आज वो हमारे सामने आने वाला है। और इसीलिए आज खास तैयारी भी वहाँ पर की गई है। कूटनीतिक जीत है ये अभिनंदन, जिस तरह से बहुत ही जल्दी पाकिस्तान ने ऐलान किया उनको भारत को सौंपने के लिए। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है और जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये फैसला होना ही था, और भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान ने फौरन ऐलान किया कि वो भेज देंगे, सौंप देंगे अभिनंदन को हमें। तो ये इंतज़ार जो है वो बेहद ही ख़ास है। आज हर हिंदुस्तानी के दिल में, दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अभिनंदन छाए हुए हैं। उनके अभिनंदन के लिए हम सभी बहुत ही उत्सुक हैं। आइए हम रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का, वहाँ अखिलेश मौजूद हैं मेरे सहयोगी। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह की तस्वीरें सुबह से ही देखने को मिल रही है, उसके बाद एक खुशी है कि हमारा जाबाज सिपाही वापस आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब अपने नेशनल असेंबली में इस बात की घोषणा की कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा, कल वो भारत को सौंप देंगे, उसके बाद निश्चित तौर पे पूरे देश में खुशी है। और खुशी इस बात की है खास करके कि वो जिस मिशन पे गए थे उस मिशन को उन्होंने पूरा किया और जान हथेली पर रखकर उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। भले ही उन्हें दुश्मन की सीमा के अंदर उतरना पड़ा, क्योंकि हमारा जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वहाँ बचाया, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया पाकिस्तान पे, और उस दबाव के बाद कोशिश ये की गई कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। जो एक दूसरे देश के सिपाहियों के साथ जो कम्बेटेंट होते हैं उनके साथ जो मानवीय व्यवहार किया जाता है गिरफ्तारी के बाद, उस तरीके का ही व्यवहार हो, उनके स्वास्थ्य के ठीक से ध्यान रखा जाए और उनका इस तरीके से इज्जत किया जाए, सम्मान किया जाए जिस तरीके से आप अपने सिपाहियों का करते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय उसूल है और इसी उसूल के पालन करने के लिए पूरी तरह से दबाव बनाएगा। और पाकिस्तान ने भी इस बात को महसूस किया कि जो चीज़ अभी जो सामने दिख रहा है, उस सामने दिखने में पाकिस्तान को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को और उन अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को जो जिनेवा कन्वेंशन के तहत आते हैं पालन करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी तक सूचनाएं मिली हैं, उन सूचनाओं के मुताबिक हमारे जो जाबाज हैं अभिनंदन स्वस्थ हैं और अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि तकरीबन आधे घंटे अभी और लगेंगे उन्हें वतन वापस लौटने में। कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जा रहा है और उस फॉर्मेलिटी के पूरा होने के बाद जब माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, उसके बाद वे भारत की सीमा में प्रवेश करेंगे। तो जो एक उत्साह इधर के सीमा में, भारत की सीमा में जो देखने को मिला है,
अभिलाषा वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाला है। और ख़ास करके इस बात को लेकर कि जो जमाज हमारे लड़ते हैं सीमा पे और जो जी। दुश्मन के जो नापाक इरादे होते हैं, नापाक इरादों को ख़त्म करने में, उन्हें नष्ट करने में जो अपनी जान जोखिम पर लगा देते हैं, उसे ये देश पूरी तरह सलाम कर रहा है। और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि वाघा जो अटारी बॉर्डर है, अटारी हमारी तरफ है, वाघा पाकिस्तान की तरफ है, अटारी की सीमा की तरफ भारत के कई जगहों के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, भारतीय सेना के अधिकारी हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, और भारत सरकार के जो सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य अधिकारी हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं। तो अब इंतजार है उस पल का जब वो उनके पांव हमारे भारत के धरती पर पड़ेंगे। लेकिन चूंकि मामला बहुत ही पेचीदगी से भरा हुआ होता है, जब एक दूसरे देश में आप होते हैं और उससे जब अपने देश में वापस लौटना पड़ता है, उसमें कई तरह की पेचीदगियां होती हैं, कई तरह की फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, वो भी माहौल को देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उस समय में देरी हो रही है। लेकिन एक बात यह भी हमें जो पता चल रही है कि जब किसी सैनिक को जिस स्तर का वो सैनिक होता है, उसी तरह के स्तर का सम्मान उन्हें उस तरफ भी देना पड़ता है और उसी तरह के सम्मान के साथ उन्हें लौटाना पड़ता है। एक खास प्रोटोकॉल है जो दो देशों के बीच में अपनाना होता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, सारी फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, और उसी प्रोटोकॉल के तहत वो भारत लौटेंगे। अब चूँकि इंतजार की घड़ियाँ काफ़ी बेसब्र करती हैं, सबको बेसब्र करती हैं, पत्रकार भी बेसब्री में हैं, भारत के लोग भी बेसब्री में हैं। तो हम सब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे भारत में आएंगे। लेकिन जिस तरह की जाबाजी उन्होंने दिखाई, पाकिस्तान के F-16 जैसे विमान जो अमेरिका से उन्होंने लिए थे, F-16 जैसे विमान को उन्होंने नष्ट किया है और F-16 के टुकड़े भारत में मिले हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी उनका जो समझौता था F-16 को किसी देश के खिलाफ नहीं उपयोग करने का बिना अमेरिका के परमिशन के, और उस F-16 को उन्हें दिया गया था खास तौर पे आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उसका पाकिस्तान ने भी उल्लंघन किया है। तो ये सारी बातें हैं, छन के सारी बातें आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यह भी बताऊं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी एक भूचाल मचा हुआ है। जिस तेज़ी से घटनाक्रम में परिवर्तन आया, लगातार जिस तरीके से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उस हमले की भर्त्सना की गई। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी कि अपने यहाँ के आतंकवादी अड्डों को वो नष्ट करें, अपने यहाँ आतंकवादियों को प्रश्रय देना बंद करें, उसको वित्तीय पोषण देना बंद करें, उसे किसी तरह के कारण से कोई सहायता न करें, राजनीतिक किसी तरह की का सहयोग, किसी तरह का समर्थन न करें। तो पूरी दुनिया से इस तरह की आवाज़ आई है। और अभिलाषा में बताऊं कि 2 बार जो P5 जिसे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं 5, उन P5 के जो भारत में स्थित एम्बेसडर हैं, उन एम्बेसडरों से भी 2 दौर की बात हुई है विदेश सचिव की, और दोनों दौर की बात में पूरी स्थिति की समीक्षा की गई है। उन्हें पूरी बात की जानकारी दी गई है किस तरह से इस पुलवामा की घटना के पीछे जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों का हाथ था, जिन्हें पाकिस्तान की सरकार सेना द्वारा पूरा समर्थन मिल रहा था। और उसके बाद पूरी बात की सूचना देने के बाद भारत ने अपनी तरफ से जैसे मोहम्मद के ठिकाने को नष्ट करने की कार्रवाई की, उसे नष्ट कर दिया, और उसके जितने जो भी हमारा टारगेट था, जितना भी हमने सोचा था कि उसको हिट करना है, उतना हिट किया। उसके बाद थोड़ा सा तनाव बढ़ा, और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था, पाकिस्तान ने भारत के सैनिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे कि विफल कर दिया गया। और उस विफल करने में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने एक तरीके से कहें कि नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, और उसी में उन्होंने वो जो F-16 विमान है उसको चेज करते हुए, उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की सीमा के अंदर चले गए। उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन उन्होंने विमान से अपने आप को इजेक्ट करके पैराशूट के माध्यम से वो निकल पड़े, और निकल के अब कहिए दुर्घटना या जो भी संयोग कि वो पाकिस्तानी सीमा में गिरे। पाकिस्तानी सीमा में गिरने के बाद भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, अपना संयम बनाए रखा, धैर्य पूरी तरह बनाए रखा। उन्हें वहाँ स्थानीय लोगों के भी से भी साबका करना पड़ा। उन लोगों कहिए कि एक दुश्मन देश की भीड़ से साबका करना पड़ा। उसमें भी उन्होंने चतुराई का परिचय देते हुए उन्होंने उसको पूरी धैर्य से उनका सामना किया। उसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ले गई, उन्हें सैनिक कस्टडी में रावलपिंडी ले जाया गया। रावलपिंडी में जो पूछताछ हुई होगी उनसे,
इसीलिए भारत ने दबाव बनाया था कि कोई उनके साथ अमानवीय व्यवहार, टॉर्चर नहीं किया जाए। तो जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं हैं कि उनके साथ व्यवहार वैसा ही किया गया है जैसा एक सैनिक कमांडर के साथ किया जाता है। बिल्कुल अखिलेश, एक और अहम सवाल है जो इस वक्त जहन में है कि ये पहला मामला नहीं है। अभिनंदन से पहले हमारे कई फाइटर पायलट हैं जो वापस आए, सीमा से पाकिस्तान की सीमा में वो लैंड किए और फिर वापस आए। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है, आपको याद होगा कि नचिकेता वो एक हफ्ते के बाद उन्हें पाकिस्तान ने भेजा था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिन के अंदर जब ये फैसला पाकिस्तान लेता है, काफी कुछ बदल गया है। भारत बदला है, ये नया भारत है। तो पाकिस्तान के भी सोच में शायद कुछ समझाइश आई है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात आप कर रहे थे उसकी वजह से। निश्चित तौर पे अभिलाषा, जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल होता है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस समय अगर कहें तो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है। और भारत की जो पूरी कार्रवाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी। और उस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हमारे सैनिक अड्डे पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे विफल तो कर दिया गया, लेकिन हमारे जो जाबाज अभिनंदन है वो दुश्मन की सीमा के अंदर चले गए थे। लेकिन इस कार्रवाई को किसी ने भी हमारे जो उनको विमान को चेज करने, उनके आतंकवादी हमले पर को नष्ट करने, इसकी कहीं से भी किसी ने निंदा नहीं की, बल्कि सभी ने समर्थन किया कि भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। अगर कोई एक भी देश खुलकर पाकिस्तान के सामने आता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कोई भी एक देश पाकिस्तान के साथ खुलकर नहीं आया। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान पे कितना बड़ा एक राजनीतिक दबाव भी है, एक नैतिक दबाव भी है और एक तरह से कहें कि राजनयिक दबाव भी है। और ये तीनों दबाव जब मिल जाते हैं, और वे खास करके वैसे समय में जब पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा हो और खुद आर्थिक संकट से वो दुनिया के सभी देशों से गुहार लगा रहा है कि उसके करंट अकाउंट के लिए भी फंडिंग किया जाए। और यहाँ तक कि जिन्हें वे समझते थे कि उनके मित्र देश हैं, जो खास करके OIC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनसे उन्होंने समर्थन हासिल करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत आए, उनसे भी उन्होंने समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस थे एक दिन बाद पाकिस्तान अपने शेड्यूल कार्यक्रम से एक दिन बाद वहां गए। उसके बाद वे भारत आए। भारत में उन्होंने आतंकवाद की निंदा की, आतंकवादी कार्रवाइयों की निंदा की। और उसके बाद जो तत्कालिक तौर पे आपने देखा कि पहली बार भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में OIC के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। आज पहली बार भारत का कोई विदेश मंत्री OIC में जाकर अपना वक्तव्य दिया है और एक अपनी जो पूरी विश्व दृष्टि है उस विश्व दृष्टि को रखा है। तो ये इस तरीके से कहें कि पाकिस्तान बिल्कुल राजनीतिक तौर पे एक तरीके से कहें कि एक जो किनारे पड़ा हुआ है और ये सारे दबाव पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जहन में ये सारी बातें हैं, वे इस बात को समझ रहे हैं कि देर करने से कोई फायदा नहीं, आज न कल लौटाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अब तुरंत लौटाने की घोषणा की जाए ताकि उन पर जो राजनयिक दबाव है वो राजनयिक दबाव कम पड़े और अपने वो जो घरेलू जो मोर्चे पे घरेलू जो राजनीतिक जो कई बार राजनीतिक जो गोलबंदियां होती हैं उन गोलबंदियों को भी वो शांत कर सके। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि जल्दी ही तुरंत उन्हें रिहा करने की घोषणा करनी पड़ी। और इस घोषणा के बाद एक तरीके से कहें कि पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली है कि अब तत्काल कोई तनाव का उस तरीके से बड़ा कारण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बात आखिरी बात नहीं होती, कई चीज़ें लगता है कि आखिरी बात हो रही है लेकिन आखिरी होते होते कुछ नए अध्याय उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लगातार देखने लायक होती हैं। हम सब उस पर वॉच रखे हुए हैं, सारे लोग उस पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। अभिलाषा, बिल्कुल अखिलेश, और कल अगर हम याद करें जिस तरह का वक्तव्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आया कि वो खुद, उनका देश खुद आतंकवाद ग्रसित है, लेकिन जो कथनी और करनी में फ़र्क है कि आप उसके लिए फैसले क्या लेते हैं। बातचीत के लिए तो आप ऑन टेबल आते हैं, लेकिन आपने क्या कदम उठाए हैं इस पर पाकिस्तान के पास कहने को कुछ भी नहीं है। और शायद अब दुनिया ये बात बहुत बेहतर ढंग से समझ रही है। निश्चित तौर पे अगर पिछले 20 सालों से देखें तो पिछले 20 सालों में लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार बातचीत करने की कोशिशें हुई और भारत ने पाकिस्तान से यहाँ तक कि कई बार एक कदम आगे बढ़ाकर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर की यात्रा की। बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क लेके उन्होंने एक तरीके से कहा कि उन्होंने भी एक अपनी जान पर खतरा मोल लिया था और उसके बाद भी वो बस से लाहौर की यात्रा किए। उसके बाद भी कितने हमले हुए, आपको याद होगा
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अफगानिस्तान गए थे वहाँ के संसद का उद्घाटन करने, जो भारत ने बनाया था, और सलमा डैम का उद्घाटन करने, उसके बाद लौटते हुए उन्होंने अचानक पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए, ताकि ये जो एक दुश्मनी का भाव होता है वो दुश्मनी का भाव मिटे। लोगों को यह लगे कि दो देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ दो देशों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि दो एक सम्मानित नागरिक भी हैं, एक दोस्त भी हो सकते हैं। इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कदम उठाया था। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के आतंकवादियों ने कहें या वहाँ की सेना के पोषण से चल रहे आतंकवादियों ने कहे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जब भी बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी एक आतंकवादी हमला हो गया और उसके बाद फिर बातचीत किनारे पड़ गया। अभी की स्थिति अभिलाषा, मैं आपको बताऊं कि करतारपुर कॉरिडोर पे बातचीत तय हो गई थी। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के काम शुरू हो गया था दोनों तरफ से। इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के शुरू करने की बात की थी, चूँकि भारत ने बहुत पहले प्रस्ताव दिया था, किसी सरकार ने नहीं माना था पाकिस्तान के, इमरान खान ने माना, निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ, दोनों तरफ उद्घाटन भी हो गए। और जब उस पर अगर इसी मार्च में उस पर काम शुरू होना था, आने जाने की कार्रवाई शुरू होनी थी, क्या मॉडलिटीज होगी, ये सब बात अंतिम निर्णय उस पर लिया जाना था, उस बीच में ये पुलवामा हमला हुआ। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से जब भी शांति की कोई प्रक्रिया पाकिस्तान और भारत के बीच में शुरू होती है, उस शांति की प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है, जबकि पूरा जो इनिशिएटिव है पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। तो वैसा ही हुआ इस बार पुलवामा में। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान के अंदर जाकर उसका जो आतंकवादी ठिकाना है जैश ए मोहम्मद का, उस ठिकाने पर हमला करके उसके हौसले को पस्त किया जाए। उसके जो जिहादी या जो भी सुसाइड बम्बर्स हैं, उन सुसाइड बम्बर्स को भारत में आकर फिर से आतंक फैलाने से रोका जाए, और इसीलिए कार्रवाई की गई थी। और इसी कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तान ने अपने को यह दिखाने के लिए कि वो भी कुछ कर सकते हैं, भारत के सैनिक ठिकाने पर जब हमला करने की कोशिश की, उसी को विफल करने में हमारे जाबाज अभिनंदन उधर गए थे और उसके बाद वहां पकड़े गए। आज उनके लौटने का हम सब इंतजार कर रहे हैं अभिलाषा। बिल्कुल अखिलेश, और हम उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत पाक सीमा स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट समारोह का भी आज आयोजन नहीं किया गया। सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की आज ही वतन वापसी हो रही है, और उनकी एक झलक पाने के लिए बॉर्डर पर समर्थकों की जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज के समारोह को रद्द किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान रोजाना इस समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें पाक रेंजर्स भी उनकी तरफ से शामिल होते हैं। लेकिन आज इस परिपाटी को तोड़ते हुए फैसला लिया गया अभिनंदन के लिए, क्योंकि अभिनंदन करने के लिए भारत इस वक्त अपने पलके बिछाए हुए है, तो इस समारोह को आज नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी का आज जायजा लिया है। समिति के चेयरमैन शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को विदेश सचिव विजय गोखले और विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान मामले के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले और उसके बाद की स्थिति क्या है, और भारत को इस घटना के बाद पूरी दुनिया का समर्थन मिला है। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति को बताया गया कि बालाकोट में भारत की कार्रवाई सिर्फ जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर की गई, जहां से वो आत्मघाती दस्ते को भारत में भेजने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैनिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना ने नाकाम कर दिया। उन्होंने समिति के सदस्यों को बताया कि पाकिस्तान की तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई बिना किसी शर्त के हुई है, और इससे पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों को सजा देने के लिए भारत के दबाव में कोई कमी नहीं आएगी। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में आज सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के बाबागुंड इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हमले का माकूल जवाब दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है।
और वहीं पाकिस्तान की तरफ से आज भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। आज लगातार 8वां दिन है जब जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के मेंढर, बालाकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। एलओसी पर कई जगह पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भी दिन के वक्त सीमा पार से गोलीबारी हुई है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने आज तड़के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कमालकोट इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना के उकसावे की कार्रवाई करते हुए भारत की अग्रिम चौकियों पर अकारण गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना के जवान सीमा पार से हो रही गोलीबारी का करारा जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। पुलवामा हमले की साजिश रचने वाला जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही रह रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनको मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है और बहुत बीमार है। हालांकि उन्होंने मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। Is the chief of Jaish Mohammed, Masood Azhar, is he present in Pakistan? And if so, will you go after him? Well, he is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. If they give us evidence which is acceptable to the courts of Pakistan, after all, we will have to justify. They will go to the court, and if they have solid, inalienable evidence, share it with us, so that we can convince the people, and we can convince the independent judiciary of Pakistan. भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को एक डोजियर सौंपा था जिसमें पुलवामा आतंकी हमले और जैश के आतंकी ठिकानों के साथ साथ संगठन के सरगना के पाकिस्तान में होने की जानकारी मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा भारत ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी गतिविधियां और ठिकाने होने से इनकार कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये संगठन पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में सक्रिय है और इसका मुख्यालय बहावलपुर में है। संयुक्त राष्ट्र ने जैश को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार पुलवामा हमले की निंदा करनी चाहिए थी। हम उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये बातें आज एक मीडिया कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत जानता है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आज़ादी के बाद से आतंकवाद से निपटने का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारी सरकार का रहा है। कैसे भरोसा करें आप? क्या बात करें आप? बोलेंगे और हम सुनते जाएंगे, हम मनसा नहीं देखेंगे आपकी। आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक घटना की निंदा नहीं की। क्या अपेक्षा कर सकता है देश उनसे? हो सकता है स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी मजबूरी हम भी जानते हैं, मगर कम से कम लिप सर्विस ही कर देते। इतने बधे हुए हैं आप। बात करते हैं ओआईसी मीट की। अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। भारत को पहली बार इसमें बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओआईसी के मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। इससे पूरी दुनिया संकट में है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है और क्षेत्रों को अस्थिर कर रहा है।
terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. 57 सदस्यीय इस्लामिक समूह की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि अल्लाह का मतलब शांति है। आतंक को संरक्षण और पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी संगठनों को की जा रही फंडिंग रुकनी चाहिए। इस्लाम शांति सिखाता है। If we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. At the same time, I would like to say that this menace cannot be fought only through military, intelligence or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of religions. This is a task that states, societies, sages, scholars, spiritual leaders and families must pursue. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हर धर्म और संस्कृति का सम्मान होता है। गौरतलब है कि भारत को पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।